नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाइक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। शामिल हैं भेड़, हाथी, चूहा या सभी, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन शामिल होते हैं? तो जो हरे चीज़ों का सेवन करते हैं, ठीक है, सजीव चीज़ों का सेवन करते हैं, हरे चीज़ों का सेवन करते हैं। तो भेड़ भी प्राथमिक उपभोक्ता है, हाथी भी प्राथमिक उपभोक्ता है, चूहा भी प्राथमिक उपभोक्ता है। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। जल को किस घटक में शामिल रखा जाता है? जल को किस घटक में शामिल रखा जाता है? जैव, अजैव, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। देखिए दो तरह का होता है, एक होता है जैव और एक होता है अजैव, ठीक है। जैव जिसमें जीव जंतु होते हैं, जिसमें जीव होते हैं उसको जैव घटक कहते हैं, और जिसमें जीव नहीं होते हैं उसको अजैव घटक कहते हैं, ठीक है। तो जल में जीव नहीं होता है, इसलिए यह अजैव घटक के अंतर्गत चला जाएगा। जितनी भी सजीव वाली चीज़ें होगी आप उसको जैव घटक में रखिएगा, और जितने भी निर्जीव वाली चीज़ें होगी उसको आप अजैव घटक में रखिएगा, ठीक है। चलिए, मानसूनी वन किस वन को कहा जाता है? मानसूनी वन किस वन को कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को, उष्णकटिबंधीय परिपाती वन को, शीतोष्ण पर्णपाती वन या कोई नहीं, ठीक है। तो मानसूनी वन जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन कहा जाता है। झारखंड में भी इस प्रकार का वन पाया जाता है। मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु और पौधे हैं ऊंट, खजूर, सर्प, सभी। तो मरुस्थल में ऊंट भी रहता है, पेड़ पौधे में खजूर भी रहता है, और जीव में सर्प भी रहता है। राइट आंसर डी सभी। लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? प्रश्न है, लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म, ठंडा, शुष्क या कोई नहीं, ठीक है। तो लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो लद्दाख जो है आपका ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। बालक का विकास निरंतर चलते रहता है, यह किस सिद्धांत को बताता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता का सिद्धांत या कोई नहीं, ठीक है। तो बालक का विकास निरंतर चलते रहता है, निरंतर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। संवेदीगामक अवस्था की अवधि कितनी है? संवेदीगामक अवस्था की अवधि कितनी है? 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से ऊपर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जीन प्याजे द्वारा जो संज्ञात्मक अवस्था दी गई है वो 4 हैं। एक संवेदीगामक अवस्था पेशी है, संवेदीगामक अवस्था, और उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और अमूर्त। तो संवेदीगामक अवस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त जो होती है 7 से 11 होती है, और ऊपर से ऊपर 11 से ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। CCE में पहला सी का अर्थ क्या होता है? महीने में एक बार परीक्षा लेना, नियमित अंतराल पर छात्र की प्रगति का आकलन करना, वर्ष के अंत में परीक्षा लेना, केवल अर्धवार्षिक परीक्षा लेना, ठीक है। देखिए CCE आपको पढ़ना है, CCE बहुत जरूरी चीज़ है। सी का अर्थ होता है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन, ठीक है। तो पहला सी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब एक क्रम में, ठीक है, एक अंतराल में बार बार परीक्षा लेना ही यहाँ पर जो है कंटिन्यूअस का अर्थ है। तो नियमित अंतराल पर जो हम काम करते हैं उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। तो नियमित अंतराल पर क्या करना? छात्र की प्रगति का आकलन करना जो है इसका मुख्य अर्थ है। मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखता है जानना, बच्चों के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण भी है, बच्चा क्या सीखता है ये भी है,
बच्चों को सीखने में क्या कठिनाई आ रही है ये भी हम लोग जान सकते हैं उससे, यानी राइट आंसर डी इसमें होगा, उपरोक्त सभी में चला जाएगा। प्रश्न नंबर 33 हो जाएगा, विकास के संबंध में सही कथन है। पहला है विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है, विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है, सभी। ठीक है, तो विकास के संबंध में सही कथन यही है कि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, ये सही बात है। विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है, ये भी सही है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है, ये भी सही है, नहीं राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बच्चों में भाषा का विकास कहाँ से शुरू होता है? बच्चों में भाषा का विकास कहाँ से शुरू होता है? क्रंदन से, चलने से, कूदने से? कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों में भाषा का विकास जो होता है उसके रोने से ही शुरू होता है, चिल्लाने से ही शुरू होता है। अगर बच्चा क्रंदन शुरू कर दिया इसका मतलब है उसका भाषिक विकास होगा। किस अवस्था में लड़कों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा ज़्यादा आता है? किस अवस्था में लड़कों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा ज़्यादा आता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। ठीक है, तो किस अवस्था में लड़कों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा ज़्यादा आता है? वह उनकी अवस्था किशोरावस्था। किशोरावस्था में लड़कों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा ज़्यादा आता है। ठीक है, मिर्चा, तिल, मक्का में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? लैंगिक, अलैंगिक, कायिक? कोई नहीं। ठीक है, देखिए, लैंगिक जनन होगा जिसमें बीज से कोई चीज़ का तैयारी किया जाता है, वो लैंगिक जनन है, और जिसमें बिना बीज के तैयारी किया जाता है वो अलैंगिक जनन है। तो मिर्चा के जो पौधे होते हैं वो बीज से तैयार होते हैं, तिल के पौधे बीज से तैयार होते हैं, मक्का के लिए उसका बीज बोया जाता है, इसलिए इसमें जो जनन पाया जाता है वो आपका लैंगिक जनन पाया जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। केला का कौन सा भाग खाया जाता है? जड़, पत्तियां, फल या तना? केला का कौन सा भाग खाया जाता है? तो केला का जो भाग खाया जाता है वो है फल है। देखिए, आपको बता देते हैं, जो भी शिक्षक अब तक यहाँ पे जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है, जो 300 रुपये आपके लगेंगे, अभी तो आपके ऑफर चल रहे हैं, अभी 1-2 दिन का जो है आपका 249 रुपये आप ले सकते हैं, नहीं तो 300 रुपये में लेकर के यहाँ पर जो 30 टेस्ट सीरीज आपको करवाई जाएगी ना, यहाँ से आपको किसी भी तरह से 90% प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे। इसलिए आप टेस्ट सीरीज में कभी भी जो है कि भाग लेना नहीं छोड़ेंगे, आप डेली भाग लीजिए। टेस्ट सीरीज जब भी चलती है, अभी तो आपको साप्ताहिक चल रही है, तो आप सभी टेस्ट सीरीज में अवश्य जुड़िए, और जितने भी लोग हैं टेस्ट सीरीज में एडमिशन ले लीजिए। टेस्ट सीरीज की अलग से क्लास चल रही है, तो आप सभी टेस्ट सीरीज में शामिल हो जाइए, क्योंकि इसमें जितने JCERT का सिलेबस आपको बनाए गए हैं जैक की तरफ से, वो सारा चीज़ इसमें समाहित है। बाहर का इसमें गूगल से सर्च से किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं लिया गया है, सिर्फ JCERT जैक का, जो कि आपके सारे प्रश्न बहुत ही MVVI हैं, और MVVI प्रश्न ही सारे बनाए गए हैं, जिसको आप एक बार देख लेते हो तो यहाँ से आपका जेटेट पास करना आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जेटेट आपका निकल ही जाएगा, तो आप सभी जरूर जुड़ करके यहाँ से सारे टेस्ट सीरीज का प्रश्न देख लेंगे। ठीक है, कुनैन नामक दवा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? कुनैन नामक दवा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? सिनकोना, अफीम, इसबगोल या सभी? ठीक है, तो कुनैन नामक दवा जो है सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किए जाते हैं। असंचरणीय रोग का उदाहरण नहीं है, इसमें कौन असंचरणीय रोग का उदाहरण नहीं है? ठीक है, यानी इसमें कौन असंचरणीय रोग नहीं है ये बताना है, यानी कौन संचरणीय है ये आना चाहिए। तो कैंसर असंचरणीय है, ठीक है, असंचरणीय रोग है। गठिया असंचरणीय रोग है। वर्णांधता जो संचरणीय रोग है, जो एक रोग से जो माता पिता से आते हैं। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। मछली का श्वसन अंग है, मछली किससे सांस लेती है? श्वसन अंग क्या है? त्वचा, फेफड़ा, गिल्स या कोई नहीं? ठीक है, तो मछली का श्वसन अंग जो है आपका गिल्स है। मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स है। निम्नलिखित में कौन ऊन नहीं देता है? आपको बताना है कि इसमें कौन ऊन नहीं देता है। याक, ऊँट, बकरी, कुत्ता। याक भी ऊन देता है, ऊँट भी ऊन देता है, बकरी भी ऊन देती है, यानी राइट आंसर डी कुत्ता। राइट आंसर इसका जो ऊन नहीं देता वो कुत्ता है। जीभ का क्या कार्य है? आपको बताना है कि जीभ आपका जो है वो क्या कार्य करते हैं। भोजन को लार से मिलाना, निगलने में सहायता करना, बोलने में सहायता करना, सभी। तो जीभ भोजन को लार मिलाने का भी काम करते हैं, निगलने में भी सहायता करते, बोलने में भी सहायता करते हैं, यानी डी राइट आंसर सभी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है सूर्य के प्रकाश में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, जल में या सभी में। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, यानी राइट आंसर डी सभी इसका हो जाएगा। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती है, आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है। और ठीक है, तो यहाँ घेघा पूछा है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चूना लगाना मुहावरा का सही अर्थ है।
चूना लगाना बिहार टेट में पूछा है। चूना लगाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? गाल पर चूना लगाना, कपड़ा पर चूना लगाना, धोखा देना या नुकसान पहुंचाना। ठीक है, तो चूना लगाना मुहावरा का सही अर्थ है नुकसान पहुंचाना। ठीक है, नुकसान पहुंचाना चूना लगाना का अर्थ है। गंगा का पर्यायवाची शब्द है, यूपी टेट 2018 का है। गंगा का पर्यायवाची शब्द है भागीरथी, देवनदी, सुरसरिता या सभी। ठीक है, तो गंगा को भागीरथी भी कहते हैं, देवनदी भी कहते हैं, सुरसरिता भी कहते हैं। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है, सीजी टेट 2013 में पूछा है। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? वस्त्र, वसन, चीर या सभी। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है वस्त्र, वसन, चीर। राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द है, हरियाणा टेट 2023 का पूछा गया प्रश्न है, राजीव, पंकज, जलज या सभी। तो कमल का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा, राजीव भी होता है, पंकज भी होता है, जलज भी होता है। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। उपवन का पर्यायवाची शब्द है उद्यान, वाटिका, बगीचा या सभी। उपवन को उद्यान भी कहा जाता है, वाटिका भी कहा जाता है, बगीचा भी कहा जाता है। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। पंजाब टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है आपको बताना है। पंजाब टेट 2018 में पूछा है। सीता किताब पढ़ चुकी होगी। सबसे पहले तो वर्तमान काल का पहचान है कि लास्ट में है होगा, तो यहाँ होगी यानी ये तो होगा नहीं। इसमें था है तो ये तो होगा नहीं। अब एक है कि रमेश एनडीए परीक्षा पास कर चुका है। देखिए इसमें है और पास कर चुका है। पास कर चुका है मतलब क्या किया है? रमेश पास कर चुका है मतलब पूर्ण कर लिया है, इसलिए पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, सीता सेव ला रही थी, वे बाजार जा रहे होंगे या कोई नहीं। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण क्या है आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो वर्तमान काल है, इसके लिए हमको पहचान होता है कि लास्ट में है होना चाहिए। तो आप ऑप्शन पहले देख लीजिए है किस में है एक पहला में है, इसमें थी है इसलिए होगा नहीं, इसमें होंगे इसलिए होगा, ये है। ठीक है, अपूर्ण यानी आप पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला चीज़ तो यही होगा। अब ये अपूर्ण है कि नहीं ये देखना है। तो आप पुस्तक पढ़ रहे हैं यानी पढ़ने का काम अभी पूरा नहीं किए हैं आप, इसका मतलब ये अपूर्ण इसको कहेंगे। तो अपूर्ण वर्तमान काल का सही आंसर ए होगा। ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण क्या है? ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल का मतलब होता है जिसमें संभावना दिख रहा हो, संभावना वाले सब। ठीक है, और उसके बाद वर्तमान काल है तो लास्ट में है होना चाहिए। तो इतना पहले हम लोग डिसाइड कर लेंगे ऑप्शन को देख के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो पहला चीज़ आ गया कि था, तो ये तो नहीं होगा, होगा ये भी नहीं होगा, रहे होंगे ये भी नहीं होगा। अब देखिए एक ऑप्शन बचा आपके पास सिर्फ डी, जिसमें है दिया हुआ। ठीक है दिया हुआ, है दिया हुआ तो क्लियर होगा कि वर्तमान है, लेकिन शायद है तो देखिए शायद मतलब संभावना, तो संभावना वाली चीज़ों को संभाव्य वर्तमान काल में लेंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण राम सोता था, रमन क्रिकेट खेलता था, आप जाएंगे कोई नहीं। ठीक है, वर्तमान काल है, सबसे पहले है होगा और इसमें सामान्य होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी कोई चीज़ से बताया जाता है तो रमन क्रिकेट खेलता है, ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। जेब कतरा में समास है, जेब कतरा में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या बहुव्रीहि। ठीक है, जेब कतरा मतलब क्या होता है? इसका जब हम विग्रह करेंगे तो जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। ये को क्या है? ये कारक का चिन्ह है, कारक का चिन्ह है। तो वैसा समास जब हम जिसका विग्रह करेंगे और उसमें कारक चिन्ह आ रहा होगा तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास में लेके जाते हैं, और तत्पुरुष समास कारक के जैसा ही उतने ही भाग में बटा हुआ है। तो ये अगर पूछे कि ये कौन तत्पुरुष है तो यहाँ पर को आ रहा है। को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो कर्म कारक का है, कर्म कारक का, इसलिए अगर इसको कोई पूछेगा तो ऐसे तो तत्पुरुष समास हो गया, लेकिन कौन सा तत्पुरुष? तो कर्म तत्पुरुष होगा। क्लियर? चलिए, गुण युक्त में कौन सा समास है? गुण युक्त में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय। विग्रह करेंगे, गुण युक्त का मतलब है गुण से युक्त। यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह आ रहा है और से विभक्ति चिन्ह कारक का है। ठीक है, कारक का है और यहाँ गुण से भरा हुआ है, साधन उसमें है, इसलिए यह तत्पुरुष समास होगा। एकदम याद रखिएगा। और यह
करण तत्पुरुष होगा। पेट दर्द में कौन सा समास है? पेट दर्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। ठीक है, पेट दर्द का मतलब है पेट का दर्द, पेट का दर्द। और का के की रा रे किस में आता है? तो पेट का दर्द, का यहाँ पर क्या है? ये कारक चिन्ह है, कारक का विभक्ति चिन्ह है। और का के की रा रे किस में आता है? संबंध में आता है, इसलिए संबंध तत्पुरुष होगा ना, तो ऐसे ऑलरेडी तत्पुरुष समास में इसको आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला, चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय, सिजिटेड। ठीक है, चरण कमल मतलब चरण हो जिसका कमल के जैसा या कमल जैसा, चरण कहते हैं हम लोग, कमल जैसा चरण। तो इसमें क्या होता है? विशेष और विशेषक का बोध हो रहा है, इसलिए ये जो आपको उपाधि जाता है वो कर्मधारय समास में जाएगा। राइट आंसर कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, 10, 15 और 18 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। 30 होगा, 45 होगा, 90 होगा या कोई नहीं। ठीक है, तो एलसीएम देखिए यहाँ पर निकाला हुआ है भाग विधि द्वारा। 10, 15, 18 का जो हम लोग सबसे ज़्यादा इसी का यूज करते हैं हम सभी को, तो यहाँ पर निकालने पर कितना रहा? 90, इसलिए राइट आंसर 90 हो जाएगा। ठीक है, 15, 30 और 45 का एलसीएम निकालिए। 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 90 होगा। एलसीएम निकाला हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग सभी को। 15, 30, 45, 3 से जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 30 और 15। ठीक, फिर 5 से दे रहे तो 5 से 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 × 30। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? तो 3, 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 × 90। राइट आंसर 90 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर क्यूब, 16 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर या कोई नहीं। ठीक है, घन का आयतन बराबर क्या होता है? आप बताइए, घन का आयतन बराबर क्या होता है? तो भुजा का क्यू होता है। ठीक है, भुजा कितना है? 2 सेंटीमीटर है, उसका हम क्यू करेंगे। 2 का क्यू मतलब 2 × 2 × 2 हो गया। और सेंटीमीटर क्यू मतलब सेंटीमीटर क्यू, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर क्यू। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए बाकी नीचे बना हुआ है, एक घनाभ जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, उस घनाभ का आयतन क्या होगा बताना है आपको। 15 सेंटीमीटर क्यू होगा, 25 सेंटीमीटर क्यू होगा, 30 सेंटीमीटर क्यू होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको जानना है कि घनाभ का आयतन होता क्या है। तो घनाभ का आयतन बराबर देखिए होता है L × B × H। ठीक है, L × B × H। अब देखिए L कितना है? तो लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है? 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर, यानी 5 × 15, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर क्यू, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर क्यू सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला, 0 डिग्री का कोण कहलाता है, आपको बताना है शून्य कोण, अधिक कोण, समकोण या कोई नहीं। तो 0 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा बताइए? शून्य कोण कहलाएगा, ऑटोमेटिक है, शून्य कोण कहलाएगा। 90 डिग्री का कोण कहलाता है, आपको बताना है शून्य, अधिक, समकोण या कोई नहीं। तो 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है बताइए? समकोण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। 0 और 90 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाएगा? समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या कोई नहीं। ठीक है, 0 और 90 के बीच का कोण को हम लोग क्या कहेंगे? तो 0 और 90 के बीच के कोण को हम लोग न्यून कोण कहेंगे, क्योंकि 90 से कम हो गया, 90 से कम हो गया तो न्यून कोण हो गया। ठीक है, एक वृत्त जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, तो d बराबर कितना होता बताइए? 2r। और r बराबर कितना होता बताइए? d/2। d है 42 सेंटीमीटर, 2 से देंगे 21 होगा। ठीक है, राइट आंसर 21 d में है, तो d इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए आगे हम लोग इसे बना लिए हैं ना, ये बनाया। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 144, 154, 134 को नहीं। ठीक, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, तो πr² हो गया, तो पाई का मान हो गया 22/7 और इंटू r का स्क्वायर, यानी 7 × 7 × 7, 7 कट गया, 22 × 54 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। राइट आंसर 154 सेंट बी, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक सम पंचभुज का परिमाप 25 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा का मान ज्ञात कीजिए। 4, 6, 8, 5 क्या होगा? ठीक, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सम पंचभुज का परिमाप बराबर क्या होगा? सम पंचभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है आपको? तो सम पंचभुज का परिमाप दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर है, और सम पंचभुज का परिमाप बराबर होता है, पंचभुज है इसलिए अब सम है बराबर, तो 5 × भुजा बराबर 25। अब ए बराबर क्या होगा? तो बताइए 25। अब ए हमको निकालना है, तो ए के साथ 5 गुना में, इसलिए वो भाग में जाएगा 5, तो 5 25, 25 यानी 5 इसका राइट आंसर होगा। 5 किस में है? डी में है, तो राइट आंसर वही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए सूत्र के साथ बनाया हुआ है। ठीक है, एक समअष्टभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, उसके भुजा का मान क्या होगा? ठीक है,
समअष्टभुज का परिमाप क्या होगा बताइए। अष्टभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा 8 गुने भुजा। और परिमाप दिया हुआ कितना है 40 है, तो 40 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया 8 गुने भुजा। अब यहाँ पर जब भुजा निकालेंगे हम तब क्या होगा, 40 में जो भुजा के साथ गुना में वो भाग में जाएगा, तो 40/8, 8/40, यानी राइट आंसर इसका 5 होगा। 5 किस में है, सी में है, तो सी इसका आंसर हो गया। ठीक है। पत्तियों में मौजूद हरे रंग को क्या कहते हैं। उत्तराखंड टेट 2018 और हरियाणा टेट 2015 में। क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, पर्णविरीत या कोई नहीं। तो पत्तियां में जो मौजूद हरे रंग होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चल रही होती है तो उस दौरान पेड़ पौधे वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं। पहला है O2, दूसरा है CO2, तीसरा है N2, चौथा है सभी। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान हरे पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और वायुमंडल में O2 गैस छोड़ते हैं। तो राइट आंसर ये होगा O2 होगा। हरे पेड़ पौधों के भोजन बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो किस प्रक्रम के द्वारा बनाते हैं, किस विधि के द्वारा बनाते हैं। क्लोरोफिल, पर्णविरीत, प्रकाश संश्लेषण के कोई नहीं। ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उस भोजन बनाने के प्रक्रम को हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है। झाड़ीदार वृक्षों की श्रेणी में आते हैं। झाड़ीदार वृक्ष की श्रेणी में कौन कौन आते हैं आपको बताना है। ठीक है। तो झाड़ीदार वृक्ष की श्रेणी में कौन आएंगे, गुलाब, कपास, रहर या सभी। ठीक है। देखिए झाड़ीदार वृक्ष क्या होते हैं। तो झाड़ीदार वृक्ष की लंबाई कम से कम जो आपकी है वो 4-5 फीट हो जाती है। ठीक है। 4-5 फीट होते हैं। ये हल्के मजबूत होते हैं, कास्ट टाइप के होते हैं। तो इसमें देखिए गुलाब भी, कपास, रहर ये सभी झाड़ीदार वृक्ष में ही आ जाते हैं। तो राइट आंसर डी होगा, सभी हो जाएगा। वृक्ष वाले पौधे की श्रेणी में आते हैं। वृक्ष वाले पौधे की श्रेणी में आते हैं आम, पीपल, बड़ या सभी। वृक्ष वाले पौधे की श्रेणी कौन है, रीड 2018। तो वृक्ष वाले पौधे जिनकी लंबाई लगभग 10 फीट 15 फीट होती है और वो बहुत ही मोटे होते हैं, इसके तने बहुत होते हैं, मोटे मोटे भी होते हैं। तो ये वृक्ष वाले पौधे की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें आम भी आएगा, पीपल भी आएगा, बड़ भी आएगा, सभी। राइट आंसर डी, सभी हो जाएगा। ठीक है। जड़ के रूप में खाया जाने वाला पौधा है। जड़ के रूप में खाया जाने वाला पौधा कौन सा है, पंजाब टेट 2014 में पूछा गया था। प्याज, आम, गाजर या सभी। जड़ के रूप में खाया जाने वाला पौधा कौन सा है। ठीक है। तो जड़ के रूप में इसमें जो खाया जाता है वो है आपका गाजर। आम तो फल के रूप में खाया जाता है। ठीक है। प्याज तना के रूप में खाया जाता है। तो जड़ के रूप में गाजर खाया जाता है। गेहूं किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है, साग, झाड़ी, वृक्ष कोई नहीं है। तो ये बहुत हल्के होते हैं, इनकी लंबाई 2 से 3 फीट होती है, बहुत पतले होते हैं। तो ये सब साग वाले पौधे की श्रेणी में आते हैं, साग श्रेणी में आते हैं। ठीक है। पथरी हो जाने पर कौन सा पौधा का पत्ता पीस कर पिलाया जाता है। ब्रायोफाइलम, पत्थर चट्टा, पुदीना, हल्दी या मूली या सभी। सीजी टेट 2021, पंजाब टेट 2016, यूपी टेट 2019। ठीक है। पथरी हो जाने पर कौन सा पौधा का पत्ता पीस कर पिलाया जाता है, तो वह है ब्रायोफाइलम या जिसको हम लोग पत्थर चट्टा के नाम से जानते हैं। ईस्ट किस प्रकार का जीव है, एकल कोशिकीय, बहुकोशिकीय, द्विकोशिकीय या कोई नहीं। ठीक है। तो ईस्ट जो है आपका एकल कोशिका जीव की श्रेणी में चला जाता है। ईस्ट में जनन किस विधि के द्वारा होता है, पंजाब टेट 2019 से पूछा गया है। मुकुलन, कायिक, प्रकाश संश्लेषण या सभी। ठीक है। तो ईस्ट में जनन किस विधि के द्वारा होता है, मुकुलन विधि के द्वारा होता है। जो वन सालों भर हरे भरे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन या कोई नहीं। ठीक है। जो वन सालों भर हरे भरे रहते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के नाम से जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, रोजवुड, आबूनस, महोगनी या सभी। तो देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में रोजवुड, आबूनस, महोगनी ये सभी पौधे पाए जाते हैं। कौन सा वन पृथ्वी के फेफड़ा की तरफ प्रतीत होता है, ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अमेरिका का उष्णकटिबंधीय वन, अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय वन या कोई नहीं। ठीक है। कौन सा वन पृथ्वी के फेफड़ा की तरह काम करता है, ब्राज़ील का
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन फेफड़ा की तरह कार्य करता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है पपीता, गाजर, मूली या पालक। ठीक है। सबसे ज़्यादा लौह स्रोत कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा लौह स्रोत आपका पालक में पाया जाता है। ठीक है। कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है पपीता, अंडा, दूध, गाजर, पालक। तो सबसे अधिक जो कैल्शियम पाया जाता है वो आपका अंडा और दूध में पाया जाता है। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन या रुक्षांश। ठीक है। तो घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा या गलगंड नामक रोग होता है। ठीक है। हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन, ब्रोमीन, कैल्शियम या पारा। ठीक है। तो हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम का उपयोग किया जाता है। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। मान लीजिए कि आपका बच्चा जो है विद्यालय में अभिप्रेरित है, तो उस शिक्षण का संकेत क्या है? कैसे माना जाएगा कि बच्चा जो है अभिप्रेरित शिक्षण कर रहा है? कक्षा में अधिगम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। ठीक है। तो एक अभिप्रेरित शिक्षण में कक्षा में तो खामोशी होना ही नहीं चाहिए। कक्षा में क्या होना चाहिए? बातचीत का चर्चा चलते रहना चाहिए। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ये भी अभिप्रेरित शिक्षण का अर्थ नहीं है। उपस्थिति किसी भी स्तर से बढ़ सकता है। शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है। ये सबसे उचित इसका आंसर है अभिप्रेरित शिक्षण। अगर बच्चा अभिप्रेरित रहेगा पढ़ाई के प्रति, तो वह क्या कहेगा? जब भी आप पढ़ा रहे होंगे, जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे होंगे, तो वह बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछेगा। इसका मतलब है कि वो पढ़ाई के प्रति अभिप्रेरित है। तो अभिप्रेरित शिक्षण का अर्थ है कि यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा बीच बीच में प्रश्न पूछा जाना, तो वह अभिप्रेरित बच्चा का अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाएगा। ठीक है। यानी राइट आंसर सी है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसका जाता है? पियाजे का, पॉलर का, कोहलर का, ये समय का। ठीक है। तो ये पियाजे का सिद्धांत है, बच्चों अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी की दृष्टि से आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। ठीक है। चलिए अब देखिएगा, पहला यहाँ पर कथन है कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। दूसरा, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। ठीक है। तो एक फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी की दृष्टि से कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक है। एक बच्चा को आप कोई भी चीज़ धरा दीजिएगा तो वह उसके आधार पर कुछ न कुछ सीखते सीखते वो अपना ज्ञान उसमें सृजित करता है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। विद्यालय आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। विद्यालय आने से पहले बच्चों में पूर्व ज्ञान होता है। ठीक है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ऐसा नहीं है। सीखने में सभी को कष्ट होता है, सिर्फ बच्चों को नहीं होता है। तो अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये गलत है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चे क्या करते हैं? खुशी खुशी माहौल में सीख रहे होते हैं। ठीक है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे जो है उससे अलग भी सीखते हैं। तो राइट आंसर इसका ए है। राइट आंसर इसका ए है कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, किसी का सिखाया हुआ नहीं रहता है। ठीक है। चलिए अगला है, शैशवावस्था की अवधि होती है। शैशवावस्था की अवधि होती है, विभिन्न अवस्था की अवधि को जुड़े याद कर लीजिएगा। और इसका PDF और वीडियो भी जो जुड़े हुए हैं उनको दे दिया गया है, वो सभी को आप लोग देख लिए होंगे। आपसे प्रश्न बहुत अच्छा तरह से बन रहा है। ठीक है। आप सभी का यहाँ पर कमेंट भी देख रहे हैं कि आप सभी का बहुत अच्छा बन रहा है। ठीक है। तो ये याद करके जाइएगा। तो हम लोग यहाँ पर पहला पढ़ा था कि शैशवावस्था है 0 से 6 या 1 से 5 कहीं कहीं मिलेगा। ठीक है। फिर शैशवावस्था के बाद क्या है आपका? बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था 6 से 12। ठीक है। फिर है किशोरावस्था 12 से 18 और फिर है प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर। ठीक है। तो शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष, ये तो बाल्यावस्था का हो गया। जन्म से 5 वर्ष, ये आपको शैशवावस्था में चला जाएगा 6 के अंदर। 12 से 18 वर्ष, ये आपको किशोरावस्था में चला जाएगा, कोई नहीं। ठीक है। चलिए तो हो गया जन्म से 5 वर्ष।
दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है बताना है आपको। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 18, 20, 25 या कोई नहीं। जब बच्चा में शुरू बार दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जो शिक्षण का दृष्टि माना गया है पढ़ाई की दृष्टि से, उसमें बाल विकास की कितनी अवस्थाएं, 1, 2, 3 या कोई नहीं, ठीक है। तो बाल विकास का शिक्षण की दृष्टि से 3 अवस्था को बताया गया है। एक होता है शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था, जो शिक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। बाल्यावस्था का समय होता है, बाल्यावस्था का समय होता है, अभी भी आपको बताया गया था, शैशवावस्था जन्म से 5-6 वर्ष तक याद रखिएगा, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक याद रखिएगा, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक याद रखिएगा, और वृद्धावस्था 18 वर्ष से ऊपर वाले को कहा गया है, ठीक है। तो बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 12 वर्ष तक, राइट आंसर इसका बी हो गया, ठीक है। बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए बताइए। यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, उसका दमन कर देना चाहिए, उसको शांत कर देना चाहिए, उसको उत्तेजित कर देना चाहिए, उसको सक्रिय कर देना चाहिए, ठीक है। तो बालक की जिज्ञासा जब भी हो तो उसकी जिज्ञासा को क्या करना चाहिए, हम लोगों को शांत करना चाहिए, दमन नहीं करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, वो और विस्फोट हो सकता है। ज़्यादा उत्तेजित नहीं करना चाहिए, वो भी विस्फोटक है, और सक्रिय भी विस्फोटक, यानी जिज्ञासा को उसको उसका सही उत्तर दे करके शांत करना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए राइट आंसर बी इसका हो जाएगा।